हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आप पढ़ रहे हैं स्टडी फन गेमिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10th की मैथ का अध्याय एक वास्तविक संख्या है, इसका लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि अध्याय 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा था। और अब हम लेक्चर नंबर 2 में एक टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसके बारे में जानेंगे। आखिर ये होता क्या है, इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। तो इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक अंडे बेचने वाला था, वो सड़क पर से जा रहा था। तभी एक आलसी व्यक्ति मिला उसे और कहने लगा, झगड़ा करने लग गए। वो आलसी व्यक्ति उससे झगड़ा करने लग गया अंडे वाले से। और आलसी व्यक्ति ने उसके जो अंडे थे ना, उन्हें सड़क पर गिरा दिया, फेंक दिया, जिससे अंडे फूट गए। जो अंडे बेचने वाला था वो पंचायत के पास गया और कहा कि मुझे मेरे अंडे वापस, अंडों का मूल्य दे दो। ऐसे कहा कि मुझे मेरे अंडों का मूल्य दे दो। तब जो पंचायत ने कहा, हाँ, आपके अंडों का मूल्य हम दे देंगे, लेकिन आप ये बताओ कि आपके जो अंडे थे वो कितने थे। तब जो अंडे बेचने वाला था वो कहता है कि दो दो गिने ना तो एक बचेगा, अगर दो दो अंडे गिने तो एक अंडा और बचेगा, और अगर तीन तीन अंडे गिने तो दो अंडे बचेंगे, और चार चार अंडे गिने तो तीन बचेंगे, और पांच पांच अंडे गिने तो चार बचेंगे, और छह छह अंडे गिने तो पांच बचेंगे, और सात सात गिने तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। इतने अंडे थे मेरे पास, और टोकरी में कुल 150 अंडे आ सकते थे, 150 अंडे आ सकते थे। इससे एक अंडा भी ज़्यादा नहीं आ सकता था टोकरी में। यानी कि अब हमें पता करना है कि टोकरी में कितने अंडे थे। तो इसी के लिए चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे इस। तो देखो हल, मैंने एक बार के लिए जो अंडे थे ना, अंडे, उनकी संख्या को a मान लिया। एक बार के लिए मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। उसके बाद क्या, जो अंडे की संख्या है उसे मैंने a मान लिया। तो कुल अंडे कितने थे, कुल अंडे कितने आ सकते थे, 150। लेकिन अंडों की संख्या a है, यानी कि जो टोकरी में अंडे या तो 150 भी हो सकते हैं या 150 से कम हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो होने से रहे, क्योंकि उससे ज़्यादा तो 150 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। तो 150 से कम अंडे हो सकते हैं या फिर 150 अंडे हो सकते हैं टोकरी में। तो देखो, अब एक चीज़ बताते हैं हम आपको। जिस तरह कोई 20 एक संख्या है, क्या 20 एक संख्या है, ये रही, उसे चार चार गिने ना, चार चार गिने तो 0 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 20 में हमें 4 का भाग देना है और 0 बचाना है। 0 बचना चाहिए, तो 4 पंजू 20, ये बच गया हमारे पास 0। तो हमें चार चार गिने तो 0 बचेगा। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, भाग देना है। तो इसी तरह यहाँ पर है ना हमारे पास कि दो दो गिने, देख लो यहाँ पर हमने दिया है 20 में 4 का भाग दिया है, 5 बच गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो चार चार गिनने पर 0 बच गया यहाँ पर, 0। इसी तरह यहाँ पे दो दो गिने तो 1 बचेगा। तो अंडों की संख्या कितनी है, a है, तो a को अंदर लिख दो। और किसका भाग देना है, दो दो गिन रहे हैं आपकी बार, तो 2 से भाग दो। 2 से भाग दिया तो हमें नहीं पता कितनी बार गया भाग, 3 बार 4 बार, कितनी बार हमें नहीं पता, इसलिए उसे हमने क्यों मान लिया, क्या मान लिया, क्यों मान लिया। और शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसे हमने नीचे 1 लिख दिया कि 1 बच गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये 2 है, जो बीच में ये a है ना, a, इसे तो हम कहते हैं भाजक, यानी कि इसे हम a से ही डिनोट करते हैं। और जो 2 है इस साइड, इसे हम b कहते हैं, और इसे हम क्यों ही कहते हैं, चाहे यहाँ पे 5 आए 7 आए 9 आए, कितनी जितनी बार भाग जाएगा उसे हम क्यों देंगे नाम। और जो शेषफल बचेगा ना, उसे हम r कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये है b, ये है a, ये है q, और ये क्या है, ये r है। तो अब हमने देखा कि a बराबर BQ प्लस R होता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। यानी कि अब यहाँ पर देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो भाज्य क्या है हमारे पास,
20 है। तो 20 किसके बराबर है? भाजक गुणा भागफल। तो भाजक क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 है और भागफल क्या है 5 है। तो भाजक गुणा भागफल तो 4 गुणा 5 प्लस शेषफल प्लस शेषफल कितना है 0। तो ये हमने इस तरह लिख दिया। इसी तरह देखो हमने दो दो गिने तो भाग दिया इसका, दो में ए में 2 का भाग दिया तो क्यों बचा और क्या बचा 1 बचा। इसी तरह 3 3 गिन रहे हैं तो ए में 3 का भाग दिया तो क्यों बचा और क्या बचा 2 बचा। इसी तरह ए में 4 4 गिन रहे हैं की बार तो 4 का भाग दे रहे हैं तो क्यों बचा और क्या बचा 3 बचा। शेष में क्या बचा? शेष में 3 बचा। इसका मतलब पता है क्या है कि आप गिनते रहो, 4 4 गिना। अब हम यहाँ पे 5 5 गिन रहे हैं तो क्यों कितनी बार भाग जा रहा है तो हमें पता नहीं कि 5 बार 7 बार 9 बार कितनी बार जा रहा है। तो हमें उसे हमने लिख दिया कि भाई क्यों बार भाग जा रहा है, कितनी बार क्यों बार। और शेष कितना बच रहा है यहाँ पर कितना लिख रहा है 4 बचेगा तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह ए में 6 6 गिने तो 5 बचेगा, 6 6 गिना यहाँ पे कितने बार गया क्यों बार गया और 5 बचा दिया। इसी तरह ए बराबर किस 7 7 गिना यानी कि 7 7 यानी कि 7 का भाग देना है और कितनी बार जाएगा क्यों बार जाएगा भाग, कितना बचेगा शेष 0 बचेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। इस तरह हमने भाग दे दिया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 20 बराबर है किसके 4 गुणा 5 प्लस 0 यानी कि इसको तो गुणा किया और प्लस में ये शेषफल जोड़ दिया। इसी तरह ए किसके बराबर होगा इस और इसको गुणा कर दो और प्लस में ये 1 जोड़ दो तो 2 गुणा क्यों प्लस 1। इसी तरह ये ए किसके बराबर होगा इसमें 3 गुणा क्यों प्लस 2, 3 गुणा क्यों प्लस 2। इसी तरह ये ए किसके बराबर होगा ए बराबर होगा 4 गुणा क्यों प्लस 3, 4 गुणा क्यों प्लस 3। यहाँ पर किसके बराबर होगा ये 5 गुणा क्यों प्लस 4, 5 गुणा क्यों प्लस 4 के। इसी तरह ए यहाँ पर किसके बराबर होगा 6 गुणा क्यों प्लस 5, 6 गुणा क्यों प्लस 5। इसी तरह यहाँ पर ए किसके बराबर होगा ए बराबर होगा 7 गुणा क्यों प्लस 0, 7 गुणा क्यों प्लस 0 इसके बराबर हो गया। ये क्या होता है ये होता है हमारा भाज्य, ये बीच का जो होता है ना ये भाज्य होता है यहाँ पर ये, और ये क्या होता है ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो हमने पढ़ा था भाज्य, ये तो हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया हमारे पास भाजक, ये हो गया हमारे पास भागफल और ये हमारे पास क्या हो गया शेषफल। तो भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल। तो भाजक और गुणा भागफल इन दोनों को गुणा किया और प्लस में शेषफल जोड़ दिया। इसे ही हमने इस तरह ये चीजें हमने इस तरह लिख दी है। ठीक है, जहां पर ये क्यों है ना ये जो क्यों आ रहा है वो कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। क्या पता यहाँ पर 1 आ जाए। प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से अनंत तक के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्यों में यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 9 आ जाए, यहाँ पे 25 आ जाए, यहाँ पे पता नहीं कितना आ जाए, यहाँ पे 19 आ जाए, यहाँ पे 45 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। यानी कि प्राकृत संख्या में कोई भी प्राकृत संख्या क्यों हो सकती है। ठीक है, तो 2 2 गिने तो 1 बचेगा तो a बराबर 2q प्लस 1 ये लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे a बराबर 2q प्लस 1 लिख दिया। 3 3 गिने तो 2 बचेंगे तो हमने a बराबर 3q प्लस 2, 3 3 गिन रहे हैं तो a बराबर 3q प्लस 2 ये लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने। इसी तरह 4 4 गिने तो 3 बचेगा, इसे यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह a बराबर 5q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5, a बराबर 7q प्लस 0 इस तरह लिख दिया है हमने। इनको लिखने के बाद देखो यहाँ पर एक चीज देखो a और b ये दोनों क्या है धनात्मक पूर्णांक है। क्या है धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक की जो भी संख्याएं है ना उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। और कौन से पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि a और b ऐसी संख्याएं हैं जो कि प्लस है, प्लस इंटीजर्स है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है a बराबर b गुणा क्यू प्लस आर। तो बराबर के आगे क्या आना चाहिए b, तो बराबर के आगे b है, हर एक में क्या है b है ये। तो 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या है b है तो हमने b लिख दिया। 2 3 4 5 6 7 और इसमें r देखो r क्या है 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 और ये 0। तो
आर क्या होएगा, प्लस के बाद आर आएगा, प्लस के बाद आर, प्लस के बाद आर, प्लस के बाद आर है ये। तो 1 2 3 4 5 और 0 ये है। अब यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर b 2 है और यहाँ पर r क्या है, 1 है। यहाँ पर b 2 है और यहाँ पे r क्या है, 1 है, यानी कि b से छोटा है r। यहाँ पे इसमें 3 बड़ा है 2 छोटा है, यानी कि b बड़ा है और r छोटा है, b बड़ा है r छोटा है। यहाँ पे 5 बड़ा है 4 छोटा है, यानी कि b बड़ा है r छोटा है। 6 बड़ा है 5 छोटा है, b बड़ा है r छोटा है। यहाँ पर ये 7 b है जो कि बड़ा है, 0 r है जो कि छोटा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। बस ये समझाना था मुझे कि a और b धनात्मक पूर्णांक हो, और जब हम a में b का भाग दें, a में b का भाग दें तो r बचता है, और वो r है ना हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। हमेशा b से r है वो छोटा होता है, और इसे ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। ठीक है, समझा दिया ये तो आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन अभी तो अंडों की संख्या आई नहीं, तो अंडों की संख्या ज्ञात करना है तो हमें क्या, यहाँ पर 0 बच रहा है। अगर इस वीडियो में हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी तो शुरू, अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अगर नहीं होता है ना इसमें कंप्लीट तो हम अगला लेक्चर नंबर 3 है ना, उसमें हम आपको बताएंगे ये वाला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 7 7 गिने तो 0 बचेगा, तो हमें ऐसी संख्या छाट लो, किससे कम, 150 से कम या 150 के जितनी। तो 150 से कम ऐसी संख्याएं छाट लो जिसका 7 में पूरा पूरा भाग जाए। जिस तरह कोई भी संख्या ले लो जिसमें, कोई भी संख्या ले लो जिस तरह कोई भी ऐसी संख्या ले लो जिसमें 7 में पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, पूरा पूरा भाग जाए, यानी कि शेषफल क्या बचे, 0। 7 7 गिने तो 0 बचे, तो 150 से कम कोई ऐसी संख्या ले लो। तो हमने 147 ले ली, क्या ले ली, 147, जिसमें हमने 7 का भाग दिया ना, तो हमारे पास क्या आया, क्या आया, 0 उत्तर आया, सॉरी 0 क्या आया, शेषफल आया। क्या आया, शेषफल आया। तो हमें ऐसी संख्या छाटनी है, और ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, 7 के गुणज कहते हैं। अब 7 के गुणज इस तरह, अच्छा ये 0 आ गया, 7 7 गिन रहे 0 आ गया, तो 147 सही है हमारा, 147 ही अंडे होंगे। नहीं दोस्तों, हमें 6 का भी भाग देना है। अगर अब इस 147 में अगर हम 6 का भाग दें तो क्या 5 बचेगा, ये भी हमें देखना है। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या है 7 के ऐसे गुणज छाट लो जो कि इन सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। 7 के ऐसे गुणज जो इन सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, यानी कि एक ऐसी संख्या आ जाए कि 2 2 गिने तो 1 बचेगा, 3 3 गिने तो 2, इस तरह ये सभी उसमें संतुष्ट हो जाए। तो देखो हमने 147 140 133 126 119 120 112 सॉरी 112 ये सभी संख्याएं ले ली है ना। अब इनमें 7 का भाग दें तो पूरा पूरा जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, ये हमें पता है। क्या 6 का भाग दें 147 में तो हमारे पास शेषफल 3 बच रहा है, क्या शेषफल 5 बचा, नहीं बचा, तो ये संख्या हमारे पास नहीं होगी, ये संख्या हमारे पास क्या नहीं होगी। इसी तरह 140 में 7 का भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा, 140 में 6 का भाग दिया हमने तो शेषफल क्या बचा, 2 बचा, शेषफल क्या बचा, 2 बचा, शेषफल 5 बचा, नहीं बचा, तो ये भी हमारा गलत है। 133 में 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन अगर हम 6 गिने तो 5 बचेगा क्या, हमारे पास तो यहाँ पे 1 बच रहा है, तो r बराबर 1 है, 5 नहीं है, तो ये भी गलत है हमारा। 126, अब ये भी गलत है हमारा। अब 126 लेते हैं तो 126 में भी 6 का भाग दिया तो 0 बच रहा है, क्या नहीं बच रहा, क्या नहीं बच रहा, 5 नहीं बच रहा, हमें 5 ही बचाने हैं, तो 126 भी नहीं आएगा। 119 को देखते हैं तो 119 देखो, 119 में 6 गिने तो 5 बचे,
अच्छा, तो 7-7 गिने तो 0 भी बच रहा है, और 6-6 गिने तो 5 भी बच रहा है। अब देखो दिखा, ऊपर के भी ठीक है कि 5-5 गिने, यानी कि 5 का भाग दे तो 4 बच रहा है क्या? हाँ, 4 भी बच रहा है। अरे वाह, ठीक है, 5-5 गिने तो 4 भी बच गया। ठीक है, 5-5 गिने तो 4 भी बच गया, यानी कि ये वाला भी सोल्व हो गया कि 7-7 गिने तो 0 बच गया, 6-6 गिने तो 5 बच गया, 5-5 गिना तो 4 बच गया 119 में भाग देने पर। और ये 3-3, अब 4-4 गिने तो 3 बचना चाहिए, तो 119 में 4-4 गिना यानी कि 4 का भाग दिया तो 3 भी बच गया, यानी कि 4-4 गिने तो 3 भी बच गया। ठीक है, अब दिखा 3-3 गिने तो 2 बचेगा, 3-3 गिना तो हमारे पास 2 बच गया, 2 बच गया, तो 3-3 गिना तो 2 भी बच गया। ठीक है, अब इसी तरह 2-2 गिना तो क्या बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए, तो 2-2 गिना तो हमने 1 भी बचा दिया, है ना, ये शेषफल 1 भी बच गया, है ना। 7-7 गिना, 7-7 गिना तो हमारे पास 0 बच गया। ठीक, तो ये सभी प्रतिबंध हमारे 119 एक ऐसी संख्या है जिसमें ये सभी प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास अंडों की संख्या कितनी आएगी? 119 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी दोस्तों? 119 अंडों की संख्या आएगी। 119 अंडे होंगे। जब हम 2-2 गिनेंगे तो 1 बचेगा, 3-3 गिनेंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो इतने अंडे होंगे, उसमें कितने होंगे? 119 अंडे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कृपया आप तक ये सभी वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो मित्र, फ्रेंड्स, दोस्त हैं उन सभी को शेयर करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।